जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान तथा बायोलॉजी के समान ज्ञान महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए बेंगलोर, पटना, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। हमारा ऑप्शन है डेसिमल, डेसीलीटर, डेसीमीटर, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेसीबल। डेसीबल से जो है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़ते जल प्रदूषण का क्या कारण है। बढ़ते जल प्रदूषण का क्या कारण है। औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही है। अर्थात जल प्रदूषण मेन कारण है औद्योगिकीकरण और बढ़ती हुई जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है ओजोन परत, भोजन, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन जो है सूर्य से किरणें आती हैं और ओजोन परत से टकरा के वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ओजोन परत से। सवाल है, फीकल कॉलीफॉर्म की स्वीकार्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। फीकल कॉलीफॉर्म की स्वीकार्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपस्थिति होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अनुपस्थिति होना चाहिए। फीकल कॉलीफॉर्म की स्वीकार्य मात्रा अनुपस्थिति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एसपीएम किससे संबंधित है। एसपीएम किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण से, कुपोषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो वहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। एसपीएम जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है। अर्थात इसमें कौन सा है जो मच्छर वाहक नहीं है। टाइफाइड, डेंगू, पीलफां, मलेरिया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड ऑप्शन ए। सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड ऑप्शन ए। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायरस जनित रोगों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। वायरस जनित रोग समूह में से कौन सा है। पोलियो एवं डेंगू, खसरा एवं हैजा, हेपेटाइटिस एवं टाइफाइड, रेबीज एवं टेटनेस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पोलियो एवं डेंगू ऑप्शन ए। पोलियो एवं डेंगू जो है वायरस जनित रोग हैं। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एड्स के उपचार हेतु निम्नलिखित किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है। किसी को एड्स की अगर बीमारी है उसको किस प्रकार के जो है औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक औषधि, एंटीबायोटिक औषधि, एंटी रेट्रोवायरल, एंटीबॉडीज। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एंटी रेट्रोवायरल ऑप्शन सी। जो है जब किसी के एड्स हो जाता है उसके उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अविकल्पी परजीवी समूह हैं। अविकल्पी परजीवी समूह हैं जीवाणु, शैवाल, विषाणु, कवक। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। विषाणु जो है अविकल्पी परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले जीव कौन सा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले जीव कौन से हैं। तिलचट्टा, टिड्डी, जीवाणु, केचुआ। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केचुआ। अर्थात
जो नेचुरल रूप से खेतों में खाद बनाते हैं, मिट्टी को खाद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? केचुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक है? बोरेन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों बोरोन। ऑप्शन ए, बोरोन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों का। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन किससे बने होते हैं? जीन किससे बने होते हैं? ऑप्शन है अमीनो अम्लों से, आरएनए से, डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से। तो हमारा सही जो आएगा डीएनए से। किससे बने होते हैं जीन्स? किससे बनते हैं? डीएनए। जब किसी कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसका क्या टेस्ट किया जाता है? डीएनए। उससे पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा जीन है, किसका जीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशतता कितनी है? प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशतता कितनी है? 50%, 1%, 100%, 5%। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1%। कितना है? 1% है। अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य का तांत्रिक तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? मनुष्य का तांत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कितने भागों में? 3 भागों में। हमारा जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है 3 भागों में विभक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूत्रीय पदार्थ होता है, मूत्रीय पदार्थ जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान, मूत्रीय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है ए 5, 6, 6, 8, 11। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना? 6। कितना होता है? 6% होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वृक्क लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करीब 13 करोड़। कितना? 13 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 13 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्हें क्या कहते हैं? मेंडुला, बोमेन, संपुट, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन सी जो है सही है। क्या है? ऑप्शन सी नेफ्रॉन जो है एक 13 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? कि रेशम कीट पालन का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, चीन में, जापान में, भारत में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन में जो है रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है? शुद्ध शहद कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है? कुछ माह तक, कुछ दिन तक, कुछ वर्षों तक, हजारों वर्षों तक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जो शुद्ध हनी होगा, शुद्ध शहद होगा, वो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। ऑप्शन डी हमारा सही है, 1000 वर्षों तक। मतलब इसको आप रख दीजिए तो ये कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के कितने प्रकार के होते हैं? जो मधुमक्खी छत्ते पाए जाते हैं वो कितनी प्रकार की मक्खियाँ होती हैं? ऑप्शन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। कितने प्रकार की होती हैं मक्खियाँ उसमें? 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझे जाने वाली प्रजाति है, अर्थात सबसे मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी होती है? ए फ्लोरी, ऑप्शन है हमारा ए फ्लोरी, ए डोरसेरा, ए मेलिफेरा, ए इंडिका। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए मेलिफेरा, ऑप्शन सी।
ये मेलिफेरा जो है प्रजाति जो है सबसे बढ़िया प्रजाति, सबसे बेस्ट प्रजाति होती है मधुमक्खी पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, गॉसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गॉसिपियम किस वैज्ञानिक का नाम है? ऑप्शन है पटसन, सन, कपास, जूट। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास, ऑप्शन सी। कपास जो है गोसिपियम पौधे का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इमारती काष्ठ वृक्ष कौन सा ऊतक होता है? इमारती काष्ठ वृक्ष कौन सा ऊतक होता है? द्वितीय जाइलम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक जाइलम, ऑप्शन ए। द्वितीयक जाइलम जो है इमारती काष्ठ वृक्ष का ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? नारियल, अरहर, सोयाबीन, कपास। तुम्हारा सही जवाब आ जाएगा अरहर, ऑप्शन बी। अरहर जो है तेल उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाता है? पादपों के जो आर्थिक महत्व है उसके जो अध्ययन किया जाता है उस किताब का क्या नाम है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक जीव विज्ञान, पादप भूगोल, पादप आर्थिकी। तुम्हारा सही जाएगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन ए। आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है पादपी का अध्ययन किया जाता है इसमें। इस शाखा को क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, एबीओ रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले जीन विकल्पी अनुसार कितना होते हैं? एबीओ रुधिर का वर्ग का जो नियंत्रण करता है वो उसकी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तुम्हारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी 3। कितने होते हैं? 3 प्रकार, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है ए बी रुधिर को कंट्रोल करने के लिए। निम्न में से कौन सा मनुष्य में के रक्त से मिलने वाला प्रतिजन नहीं है? इसमें कौन सा मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है? ए ब्लड ग्रुप, बी हो गया, ओ हो गया। ये क्या है? आर एच। क्या है? आर एच। तुम्हारा सही जवाब आ जाएगा ओ पॉजिटिव। जो मनुष्य जो है रक्त मिलने वाला प्रतिजन नहीं है, ओ पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? बेरी, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी। तुम्हारा सही जवाब आ जाएगा बेरी मतलब विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा? बेरी। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। और हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 ऑप्शन है, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1, 1:3:1, 1:2:3, 1:1:1। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा 1:2:1। सॉरी 1। कौन सही है हमारा? ये 1:2:1। ऑप्शन ए सही है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25, 26, 27, 28।
तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा कितनी होती है दोस्तों? 26। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 26। चलो चलते अगले सवाल की तरफ। प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? विकसित होने पर कुल रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 26। कितनी होती है? 26। अगला सवाल है, प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 33। ऑप्शन बी 33। कितना होता है? 33। जब हम शरीर पूर्ण रूप से विकास कर लेता है तो कितनी बचती है? 26। कितना बचता है दोस्तों? 26। स्टार्टिंग में कितना होता है? 33। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29। कितनी होती है दोस्तों? सर में मनुष्य के सर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा आप 208। ऑप्शन सी। कितनी होती है? 208। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंकाल तंत्र के कार्य क्या कार्य होते हैं? निम्नलिखित में से कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं? ऑप्शन ए है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो कंकाल तंत्र काम होता है, इस सारे काम कंकाल तंत्र का ही होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कशेरुक दंड के क्या कार्य हैं? निम्नलिखित में से कशेरुक दंड के क्या कार्य हैं? यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने खड़े होने आदि मदद प्रदान करता है, यह गर्दन तथा धड़ के आधार प्रदान करता है। उपरोक्त सभी। तो ये कशेरुक दंड का सारा काम है, ये सभी कार्य का कशेरुक दंड का अहम भूमिका होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 32, 33, 37, 39। हमारा सही जवाब हो जाएगा 33। ऑप्शन बी 33। कितने कशेरुक दंड कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? 33। अगला सवाल है, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 29, 30, 31, 32। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना होता है? 29। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा 2। ऑप्शन बी हमारा सही है। कितने कंकाल हमारा मनुष्य का जो कंकाल है कितने भागों में बना होता है? 2 भागों में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है मनुष्य के वजन, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो डायरेक्ट आमाशय में जाता है, तो आमाशय में कितने घंटे तक लगभग भोजन समय तक रहता है? 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितने घंटे? 4 घंटे तक जो है लगभग भोजन आमाशय में लगभग 4 घंटे तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य में भोजन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्था में पूर्ण होती है? मनुष्य की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्था में पूरी होती है? 3, 4,
5, 6। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितने अवस्थाओं में पूरा होता है? 5 अवस्थाओं में। कितने दोस्तों? 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? हृदय संबंधी, ध्यान दीजिएगा, हृदय हार्ट, हृदय संबंधी समस्या को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, पेसमेकर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है जांच किया जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हृदय में कौन सी बीमारी है या कोई समस्या है नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ही सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑटो एनालाइजर, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमारा सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन किया जाता है उसको समान अवस्था में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? जब इंसान या मनुष्य या हम जब एक बार सांस लेते हैं तो दूसरी सांस की जब दोबारा सांस लेते हैं उसके बीच में कितने समय का गैप होता है या कितने समय का अंतराल होता है? और 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना? 5 सेकंड का समय होता है। 5 लगभग जो है 5 सेकंड की प्रक्रिया चलती है एक बार हम जब सांस लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 45 लाख, 50 लाख, 40 लाख, इनमें से कोई। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत बाल होते हैं तो साइंस ने जो यह खोजा है कि लगभग करीब करीब कितने बाल हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना? 50 लाख। 50 लाख जो है बाल लगभग शरीर में हमारे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? जब हमारे शरीर में रक्त जो घूमता है पूरा एक चक्कर में रूटीन में कितना समय लगभग लगता है? 22 सेकंड, 10, 20 सेकंड, 21 सेकंड, 23 सेकंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सेकंड लगता है। शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण का समय होता है वो कितना होता है? 23 सेकंड। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? पौधों को हाइड्रोजन प्राप्त किससे होती है? जल से, वायु से, मृदा से, सूर्य से। तो सही उत्तर हो जाएगा जल से। ऑप्शन ए सही है। सही उत्तर है जल से। जल से जो है पौधों को हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।